नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास होने वाली, क्योंकि आज का पूरा आपके हूबहू पेपर पर आधारित होगा, आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा ये महत्वपूर्ण पेपर। वही प्रश्न हम करने वाले हैं यहाँ पर जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। यानी कि आज के इस मॉडल पेपर में हम करेंगे 83 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। हिंदी के भी क्वेश्चन करेंगे अपन आज यहाँ पर आज जो है साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे, कंप्यूटर की भी करेंगे, राजस्थान जीके के भी करेंगे। राजस्थान जीके मतलब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी, मतलब सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। थोड़ी सी क्लास होगी आज की लंबी मैं इसलिए रखता हूं दोस्तों क्योंकि संडे और आप भी फ्री है, तो मैं सोचता हूं कि आप लोग आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो और आपके पास अच्छा खासा समय है, क्योंकि रोजाना शाम को 7 बजे क्लास होती है, आज भी हो रही है। परंतु फर्क आज इतना है कि आज हम मॉडल पेपर बेस्ड जो है आपकी क्लास कर रहे हैं। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं 100%। आज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी रात के 10 बजे। कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब कुछ मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में या अंत में। और आप लोगों के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ही खुशखबरी आप सभी के सभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100+ टेस्ट लेके आ रहा हूं दोस्तों 22 जनवरी बुधवार के दिन से। दोस्तों राजस्थान में बहुत ही हंगामा होने वाला है और पहले 500 स्टूडेंटों को 50% डिस्काउंट मेरी तरफ से दोस्तों। बहुत शानदार खुशखबरी, पूरी जानकारी वीडियो के अंत में बता दूंगा और जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन एक एक डिटेल बताऊंगा कैसे क्या होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? बताइए फटाफट। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? बताइए। बहुत बढ़िया शानदार जवाब है माही। क्या हो जाएगा? माही नदी के बारे में कुछ जानकारी मैं बता दूंगा आप लोगों को जो परीक्षा में आ सकती है। दोस्तों माही नदी जो है एक संगम बनाती है। इसको याद करने की ट्रिक है मासोजा, यानी कि 3 नदियों का संगम होता है डूंगरपुर में, नवाटापरा गांव में, बेणेश्वर धाम में। माही, सोम और जाखम, इन तीनों नदियों का संगम होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और माही नदी दोस्तों दक्षिण से आती है और दक्षिण में चली जाती है। ऐसी नदी है ये, मतलब मध्य प्रदेश से आती है और फिर उधर ही दक्षिण में गुजरात में चली जाती है। बात करूं दोस्तों, अरब सागरीय तंत्र की नदी है, इतना भी याद रखना। और ये कर्क रेखा को 2 बार कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है। भारत की ऐसी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको याद रखना है माही नदी। ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने माही नदी के बारे में बताई। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है। आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा? आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा? आच्छादन का संधि विच्छेद होगा आ प्लस छादन। आच्छादन का संधि विच्छेद होगा आ प्लस छादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दादू दयाल का जन्म कहां हुआ था? बताइए सभी के सभी विद्यार्थी। दादू दयाल वाज बोर्न एट। दादू दयाल जी का जन्म नागौर में, बीकानेर में, कोटा में, अहमदाबाद में। वीडियो को अंत तक देखना। यदि आप सच में मेरे से प्यार करते हो और मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो आज आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखनी होगी, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दादू दयाल का जन्म कहां हुआ था? बताओ इनमें से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था दादू दयाल जी का। दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर में। कहां पर है? नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, याद रखोगे। चलो अगला प्रश्न। नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया है? आपको पता होगा दोस्तों, नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया है? बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का। गणेश्वर।
गणेश्वर सभ्यता खोजी गई है, जिसको ताम्र संस्कृति भी बोलते हैं, और एक कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे। चलो, और ये सीकर में पड़ता है, नीम का थाना सीकर में, कांतली नदी के किनारे। प्रश्न आप लोगों के लिए अगला, निम्नलिखित में से कंबोज के किस राजा ने कुल, छोड़ो आप इसको छोड़ दो, ये कोई आपने काम का नहीं है ना। चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? मैं राजस्थान का खजुराहो नहीं पूछ रहा हूं, फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। राजस्थान का खजुराहो नहीं पूछ रहा हूं राजस्थान का मिनी खजुराहो। बताओ, विच टेम्पल इज कॉल्ड मिनी खजुराहो ऑफ राजस्थान? बहुत बढ़िया, रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर। कौन सा? रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर 12। ठीक है, याद रखोगे। जबकि राजस्थान का जो खजुराहो बोलते हैं वो किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को दोस्तों राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं, पर राजस्थान का मिनी खजुराहो बोलते हैं रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर को। ठीक है, याद रखोगे, क्योंकि सबको पता है कि राजस्थान का खजुराहो तो किसको बोलते हैं? किराड़ू के मंदिर को बोलते हैं, परंतु मिनी खजुराहो बोलते हैं रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर को। इसको हाड़ौती का खजुराहो भी बोलते हैं। और खजुराहो का मतलब क्या होता है? सर हमको समस्या समझ में ये नहीं आ रही, ये खजुराहो क्या समस्या है? मेवाड़ का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, है क्या ये समस्या? खजुराहो एक यह समस्या है, यहाँ पर नग्न मूर्तियां मिलती है। जो नग्न मूर्तियां होती है वो बहुत ज्यादा संख्या में मिल जाती है किसी मंदिर वगैरह में, तो उसको फिर बोल दिया जाता है खजुराहो। समझ गए? इतना सा बात है और कुछ नहीं। चलो अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी, मल्लेनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी, किन्होंने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कामड़िया पंथ में जो डांस वगैरह ये करती है, ये मेघवाल समाज की जो महिलाएं होती है वो करती है, बहुत शानदार नृत्य। और कौन सा नृत्य होता है यहाँ पर? तेहर ताली नृत्य। तेहर ताली नृत्य कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? 13 ताली नृत्य होता है और 13 मंजिलों के साथ होता है। आप लोगों को यह भी याद रखना चाहिए दोस्तों। जो बाबा रामदेव जी की जो पताका होती है उसको क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो 5 रंग की होती है उसको नेजा बोलते हैं। अलग अलग बोला जाता है, जैसे जम्मा बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं। हर चीज के हर क्वेश्चन समय आने पर सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। जम्मा किसको बोलते हैं, और भी जो बोलते हैं ना रामदेव जी के बारे में, वो सारी बाबा रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो रामदेवरा जैसलमेर में है। इतना आप लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा, सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खुंड है, पिपराली है, नेछवा है, खंडेला है? क्या है? सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विच प्लेस ऑफ सीकर इज फेमस फॉर गोटा इंडस्ट्री? बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा खंडेला। खंडेला सीकर का नाम सुना होगा आपने, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है खंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ मिल रहा है? गुड़गांव से भरतपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। अरे भाई साहब, कोटा में तो क्या लेने जाएंगे गुड़गांव वाले? गुड़गांव की नहर को लेकर कोटा जाएंगे क्या? नहीं, हमको हमारे पास उधर भी क्या है, चंबल नदी है, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोटा तो होगा ही नहीं। जोधपुर भी बहुत दूर पड़ जाता है गुड़गांव से, तो वो भी नहीं होगा। जयपुर भी बहुत दूर पड़ जाता है, ये भी नहीं होगा। अड़ोसी पड़ोसी पड़ गया भरतपुर, तो भरतपुर क्या हो जाएगा? गुड़गांव नहर परियोजना का लाभ मिलता है। मजा आ गया? ऐसे सॉल्यूशन किया करो क्वेश्चन का, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है अगला, डिग्गी निर्माण क्या है? अब ये डिग्गी निर्माण क्या समस्या आ गई, बताओ फटाफट। पहली बार देखा होगा ऐसा क्वेश्चन तो डिग्गी निर्माण क्या है? नहर कमान क्षेत्र में फसलों और सिंचाई गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाव करने का एक अभियान है, वही है डिग्गी निर्माण। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। चलो अब बताओ, राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? यानी कि जो राजस्थान का जो सबसे पुराना जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, शानदार। सभी विद्यार्थियों का एक साथ जवाब आ रहा है, कमेंट किया करो तुरंत। और कोई विद्यार्थी यदि ऑफलाइन देख रहा है, यदि वीडियो खत्म हो जाए
और यदि मान लो लास्ट में जुड़ता है फिर सोचता है कि सर मेरे तो वीडियो खत्म हो गया, अब लाइव अब कैसे देखूं, तो दोबारा देख सकते हो भाई साहब, वीडियो यहीं रहती है, वीडियो डिलीट नहीं होती। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, क्या कर रखी है मैंने, प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हो जाएगा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। चलो अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया, शानदार। लो, भारत के संविधान की प्रस्तावना शब्द में सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेलुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? बताओ, जो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे। ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए, कौन सा संशोधन किया गया बताना है आपको। 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था प्रस्तावना में संशोधन करके, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला प्रश्न लीजिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? बताओ, संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लीजिए ये रहा, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया है? तो 44वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया पूछ लिया जाए आपसे, 1978 में किया गया, और कौन सा जो है मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया है? तो आपको पता है, याद रखना है, संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया है। कौन सा संविधान संशोधन क्वेश्चन आ सकता है? 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलो अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में लोकोक्तियों में से सही अर्थ का चयन करें। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका सही अर्थ बताओ लोकोक्ति का। जवाब हो जाएगा बुरे को बुरे का साथ मिलना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी कि बुरे को बुरे का साथ मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। अनेक शब्द दे रखा है सूची पृष्ठ में, दूसरे में अनेक शब्द दे रखे हैं, आपको इनको बताना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिएगा दोस्तों, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो बताओ फटाफट, मिलान करो। जिनके समान दूसरा नहीं, जिनके समान दूसरा नहीं मतलब अद्वितीय, अद्वितीय हो गया। जिनका कोई शत्रु नहीं, जिनका कोई शत्रु नहीं होता उसका क्या मतलब होता है? उसका अजात शत्रु। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। क्या बोलेंगे? वाचाल। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। तो एक का चार, एक का चार इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ये दो दो तो गलत हो जाएंगे। फिर दूसरे का पहला, दूसरे का पहला इसमें नहीं आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें आ रहा है, तो ये सही है अपना ना। ठीक है, तो ऐसे किया करो मैच द फॉलोइंग वाले को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता क्या है? पत्र लेखन की अनिवार्य विशेषता क्या है? पत्र लेखन की अनिवार्य विशेषता, तो ये हो जाएगी विचारों में क्रमबद्धता, ये विचारों की अनिवार्यता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बहुत बार अपने कंप्यूटर में चलाते हैं तो बहुत कुछ अलग अलग टाइप से आपको पता है इफेक्ट डाल दिए जाते हो, फिर मस्त मस्त स्लाइड चलती है। बताओ क्या होता है, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, तो उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, कंप्यूटर, हिंदी, साइंस सबके मिक्स चलेंगे, चिंता मत करो, मजा आने वाला है। आज का पूरा मॉडल पेपर होगा, आपके हूबहू परीक्षा के दृष्टि से बनाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा पैटर्न को, और पूरे 83 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए गया है। वीडियो अंत तक देखना, पीडीएफ मिलेगी आज, 100% पीडीएफ मिलेगी। कहां मिलेगी सब कुछ बताऊंगा। शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाती है। शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाती है। कौन सी शॉर्टकट की है जो एक्सेल में जो चयनित कॉलम होता है उस कॉलम को क्या कर देती है? हाइड कर देती है, छुपा देती है। बताओ, तो जवाब हो जाएगा कंट्रोल+0 दबाओ आप,
सेलेक्ट करो और Ctrl+0 दबाओ तो जो चयनित कॉलम होगा वो छुमंतर हो जाएगा, यानी कि छुप जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के MS वर्ड अलाइनमेंट के बारे में सही नहीं है? MS वर्ड अलाइनमेंट के बारे में सही नहीं है, बताओ। बायां अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें बाएं और पंक्तिबद्ध होगी। मध्य अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें मध्य केंद्र में पंक्तिबद्ध होगी। दायां अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें दाएं से पंक्तिबद्ध होगी, परंतु ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सब सही है। ठीक है मित्रों, चलो नोट्स वोट्स बना रहे हो ना आप लोग? बहुत बढ़िया, बना लिया करो। क्लास कैसी लग रही है फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा अल्बर्ट हॉल को राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। तो ओल्डेस्ट म्यूजियम की बात करें तो अल्बर्ट हॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ये मैंने ऐसे दे दिया आप लोगों के लिए, वैसे याद रखो तो रख लेना, नहीं तो मत रखना। आंध्र प्रदेश में, इसमें क्या राजस्थान का नाम था ना इसलिए दे दिया मैंने तो वैसे ही। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, राजस्थान में है नहीं ऐसी प्रकार की कोई कोलेरू झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो पारिस्थितिकी के जनक बताओ, भारत में पारिस्थितिकी के जनक तो रामदेव मिश्रा। भारत में पारिस्थितिकी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के जो जन्मदाता है वो माना जाता है रामदेव मिश्रा, बाबा रामदेव को नहीं, रामदेव मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? जो कवक होता है फंगस, फंगस के द्वारा क्या उत्पादित होता है बताइए फटाफट। तो फंगस के द्वारा उत्पादित होता है सीट्रिक अम्ल। कौन सा? सीट्रिक एसिड, सीट्रिक अम्ल उत्पादित होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? थैलेसीमिया से संबंधित उपयुक्त सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। थैलेसीमिया से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, क्या होगा जवाब? बहुत ही बढ़िया, शानदार जवाब। जवाब हो जाएगा थैलेसीमिया रोगी को जीवित रहने के लिए बारंबार रुधिर आदान की आवश्यकता होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालक्रमिक में व्यवस्थित करना है आपको। तो राजस्थान के जो राज्यपाल थे उनको कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। मतलब पहले से अभी जो वर्तमान में तरफ चलते हैं ना उस साइड में आपको इनको जमाना है। बताओ, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है सभी का। आपको पता है सबसे पहले थे संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, फिर आपके थे रघुकुल तिलक, पहले संपूर्णानंद फिर रघुकुल तिलक फिर श्री सुखदेव प्रसाद फिर डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। ठीक है, तो सबसे पहले सी आना चाहिए, इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं, इसमें सी है, इसमें भी सी है। फिर रघुकुल तिलक ए आना चाहिए, इसमें ए नहीं है, इसमें है, तो अपना ये हो जाएगा। फिर आएगा सुखदेव प्रसाद, फिर डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इसे भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, वैसे इतना जरूरी तो है नहीं पर तू रख लो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो। बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी? बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसको क्यों गठित किया गया था? जवाब है सामुदायिक विकास परियोजना को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए इसे बनाया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है? जो राजस्थान के मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना वो भारत के कौन से संविधान में, कौन से भाग में है बताओ? जवाब हो जाएगा भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताओ फटाफट। एक व्यक्ति अधिकतम अत्यधिक कमजोरी का लक्षण दर्शाता है, उसका कारण बेरी रोग पाया जाता है। निम्नलिखित में से उसे आहार व दवा के रूप में क्या लिया जाना चाहिए? यदि मान लो कोई जो है आदमी है वो क्या है बेरी रोग से ग्रसित पाया जाता है तो उसे आहार और दवा के रूप में किस चीज का देना चाहिए, उपयोग करवाना चाहिए?
उसको बोल दो भाई साहब विटामिन बी खा दो, बेरी बेरी रोग जो है वो दूर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि रतौंधी रोग है किसी के बालक के और उसको क्या खिलाएं, मतलब कौन सा विटामिन खिलाना चाहिए, तो विटामिन ए खिलाना चाहिए। तो मतलब अलग अलग विटामिन है, जिसे आपको विटामिन डी के कोई पूछ ले, सी का पूछ ले, बी का पूछ ले, जैसे बोल दे कि स्कर्वी हो गया है किसी के कोई समस्या और स्कर्वी, तो फिर उसको क्या खिलाए, तो उसे विटामिन सी खिला दो, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। जैसे देखो अपने क्वेश्चन ये भी साइंस के, परंतु अपने जो सिलेबस में है नहीं तो उसको मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान मूल्य संवर्धन कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ था, बताओ। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ था? जवाब होगा 2003 यानी कि 2003 को। दोस्तों जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनें जो है इस क्लास को देख रही है, उनको मैं बता देना चाहता हूं ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, छोटे बड़े जो भी है, वीडियो को थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया करो, है ना दोस्तों। तो आपके अड़ोसी पड़ोसी का भी फायदा हो जाएगा और भगवान आपका भी भला करेगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को फटाफट से क्या करो, शेयर कर दो। देखो दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग इतना सा काम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, मुझे विश्वास है मेरे भाई बहनों पर। तो फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है ना। करोगे शेयर, कर दो दोस्तों। लीजिए, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहां स्थापित है, बताओ। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहां पर स्थित है? तो जवाब हो जाएगा दुरसर। कहां पर स्थित है? दुरसर में। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क है दुरसर में। कहां पर? दुरसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? राजस्थान का पहला है, बड़ा है, कोयला पे आधारित है, विद्युत संयंत्र कहां पे, बताओ। जवाब हो जाएगा कोटा ताप विद्युत संयंत्र, जो कोटा थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं ना, वो यही है। चलो अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, अभिक्रिया क्या कहलाती है, बताओ। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादी, जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वही उत्प्रेरक का कार्य करता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, हाँ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहां पर, तो ये देखो दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं पर देख लो, यहाँ पर CH3 CH2OH दे रखा है और जो है एक जो है इस पे अभिक्रिया कर रहे हैं सारिये KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट प्लस उष्मा की, तो इस ये बन जाता है CH3COOH बन जाता है। तो यहाँ पूछा गया है जो कि KMnO4 का क्या कार्य है, मतलब KMnO4 क्यों बैठा है यहाँ पर, KMnO4 को क्या कार्य है? तो ऑक्सीकरण कर्मक है, ये क्या है? ऑक्सीकरण कर्मक है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट, याद रखना। चलो हाँ ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आंख का टॉपिक दे रखा है क्या अपने? आंख वाला टॉपिक दे रखा है क्या? देख लेंगे एक बार, अपवर्तन परावर्तन वगैरह तो दे रखा है, फिर देख लेंगे। अभी तो बस इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर मैं देख लूंगा ना। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम यानी निकटतम दूरी कितनी होती है? याद कर लेना, कभी और भी एग्जाम में आ जाए तो याद रखना कि कोई भी व्यक्ति होता है उसकी न्यूनतम या निकटतम बिंदु की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में लिखा है ये बात तो सही है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए यह दूरी बढ़कर, मान लो कोई एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसकी यह दूरी बढ़ के कितनी हो जाती है? 50 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज धुंधला प्रतीत होता है, तो नेत्र का कौन सा दोष होगा? यानी कि मतलब उसको निकट की जो वस्तु है ना वो पढ़ने में हो रही क्या समस्या, मतलब निकट की वस्तु पढ़ने में नहीं आ रही भाई साहब उसको, तो उसको कौन सा दोष हो गया मुझे ये बताओ। ये पूछा है ना क्वेश्चन में, बस तो ये बता दो। तो उसको हो जाएगा प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दोष,
यानी कि दूरदृष्टि हो जाएगा भाई साहब। मतलब उल्टा होता है इसमें, जैसे पास की वस्तु दिखाई नहीं देती अच्छे से, क्यूट क्यूट नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको पास का निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, उसको दूरदृष्टि दोष होगा। यदि मान लो किसी कोई व्यक्ति है, उसको दूर की वस्तु नहीं दिख रही, तो उसको दूरदृष्टि दोष नहीं होगा, अरे उसको निकट दृष्टि दोष होगा। मतलब उल्टा होता है। थोड़ा सा ये बात याद कर लेना, माइंड में फिट बैठा लो, बस इतना सा काम करना है। और कौन से लेन से कौन सा दूर होता है वो भी मैं बता दूंगा शॉर्टकट में, जैसे जैसे अपन चलेंगे आगे, चिंता मत करो। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बताओ। यहां कुछ बोला नहीं आपसे कि निर्वाचित, नियुक्त, कुछ तो बोला नहीं है ना, तो आपको तो वो बताना है जो पहले थे। ऐसे नहीं बताने कि सर टीकाराम पालीवाल जी थे जो निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री हुए थे। अरे भाई साहब, कौन पूछ रहा है आपसे? कोई पूछा है आप लोगों से ये बात? बहुत सारे बच्चे मुझे पता है ये लगा के आएंगे टीकाराम पालीवाल जी थे सर, हमने तो यही पढ़ा है। अरे नहीं, हीरालाल शास्त्री थे भाई साहब शुरू में, ठीक है ना, याद रखोगे? बिल्कुल निर्वाचित थे ये तो, टीकाराम पालीवाल तो पहले। ऐसा पूछता तो क्वेश्चन में लिखा आना चाहिए कि निर्वाचित, हाँ निर्वाचित तो कुछ लिखा नहीं। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सचिव होता है, जैसे अभी कौन है, सुधांशु पंत है। अपने मुख्य सचिव कौन है मुख्यमंत्री भजन लाल जी का? सुधांशु पंत है। तो सुधांशु पंत की नियुक्ति किसने करी है, ऐसा ध्यान पूछ। अब सुधांशु पंत कहीं मिले ना आपको तो उनसे पूछना भाई साहब आपकी नियुक्ति किसने करी थी, तो वो बताएंगे मेरी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति करी थी। किसने करी थी? मुख्यमंत्री। तो याद रखना ये। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां है? राजस्थान राजस्व मंडल यानी कि वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द रेवेन्यू बोर्ड ऑफ राजस्थान? बताओ। जवाब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, अजमेर है। आपकी जो पटवारी की वैकेंसी निकालता है ना तहसीलदार की, वो यही है राजस्व विभाग, जो आपको पैसे वैसे का जुगाड़ करेगा वहां से। चलो ये क्वेश्चन तो आएगा आपके, क्योंकि आपके टॉपिक दे रखा है आनुवांशिकी वाला, तो उसमें है क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने अपने कृत्रिम पार परागण प्रयोग के लिए मटर के पौधे की कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में ली थी? तो कितनी शुद्ध प्रजनन किस्में ली थी बताओ फटाफट। 14 ली थी। कितने ली थी? 14। यदि आपसे जोड़ी में पूछ लिया जाए तो जोड़ी में 7 हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पता है 7 लगा के आएंगे। 7 मत लगा के आना, क्योंकि यहां पर शुद्ध प्रजनन किस्में पूछी है, यहां पर जोड़ी नहीं पूछी आपसे, युग्म नहीं पूछा है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात आप लोग? तो 14 प्रकार के होंगे, आप लोग याद रखना। यदि जोड़ी पूछते तो 7 होता, मैं मना नहीं कर रहा हूं आप लोगों से। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता 6 सितंबर 2024 को नए महाधिवक्ता बन गए राजस्थान के। अब 6 सितंबर 2024 को नए महाधिवक्ता बने हैं, तो वो क्या जितेंद्र गुप्ता है, जय सिंह शर्मा है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, भूपेंद्र मीणा है, कौन है भाई साहब? तो जो राजस्थान के महाधिवक्ता जिनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है? ये राज्य सरकार जो होती है ना, इसको क्या देते हैं? सलाह मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं कि तुम ऐसे काम करो, ऐसा दाव पेच लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये अपनी जो है बातें बताते हैं कि तुम ऐसा करो। जब इनको वकीलों की जरूरत पड़ती है तो उनका ये एडवोकेट जनरल है। तो राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल कौन है? तो वो है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अगला, कौन सा है? 67 नंबर का लीजिए। लो आ गया क्वेश्चन, 67 नंबर का क्वेश्चन। आंसर दो फटाफट, क्वेश्चन नंबर फिर आंसर लिख दिया करो। चलो, पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद होती है। जो उच्चतम इकाई होती है पंचायत राज व्यवस्था की, तो वो क्या होती है? जिला परिषद होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। जिला परिषद ग्रामीण विकास और प्रगति की योजना और परियोजनाओं को कार्यान्वित के संबंधित अधिशासन शक्ति है। बिल्कुल ये बात सत्य है। आगे लिखी हुई है, जिला परिषद की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों अर्थात जिला परिषद के एमएलए एमपी द्वारा की जाती। गलत बात है, तो पहला एक सही है, किंतु दूसरा क्या है? गलत है। ये पूछा था तो ये सही हो जाएगा अपना आंसर। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM
का सफल परीक्षण कहाँ किया? बताओ। डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम की जो सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो बताओ फटाफट। हाँ, तो ओडिशा में किया था। कहां पर? ओडिशा में। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूं? क्योंकि राजस्थान भी ऑप्शन में था, इसलिए मैं आपको कंफ्यूजन करना चाहता था, परंतु आप समझदार हो, आप गलती करोगे नहीं। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? टोडगढ़ रावली, सबको पता होगा कि टोडगढ़ तो कहाँ है। हाँ, टोडगढ़ रावली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान में ही है, कोई पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ असम में नहीं है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है आपके प्यारे राजस्थान में, जे राजस्थान में। चलो अगला और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलो कौन से नंबर का है? 67 नहीं 77। चलो, तो जब सौर प्रकाश की एक बारीक रश्मि एक कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो निर्गत प्रकाश क्या होगा? तो आपको बताना है कि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक और लाल प्रकाश सबसे कम क्या होगा? विचलित होगा, यानी कि लैम्बडा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, समझ गए? सबसे कम जो विचलित होता है वो लाल रंग होता है, इसलिए रेड कलर का ही जो है आपने देखा होगा, जो आपके जो खतरे के निशान होते हैं वो इसलिए होते हैं, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा क्या होता है? विचलित होता है। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आइकन सही नहीं है? सही नहीं है वो पूछा गया है आप लोगों से। तो कमांड की कैप्स लॉक ये क्या है? गलत है। जबकि कंट्रोल की टैब सही है, पंचुअल की ये सही है, नेविगेशन ये सही है। ठीक है ना, जो सही नहीं है वो पूछा था। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एमएस ऑफिस में ओपन कमांड क्या है? एमएस जो ऑफिस होता है उसमें ओपन कमांड के बारे में पूछा गया है, तो ओपन कमांड हो जाएगी कंट्रोल प्लस ओ। क्या हो जाएगा ओपन कमांड? कंट्रोल प्लस ओ जो है क्या है? आपकी ओपन कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल सीट के नाम के लिए सबसे उपयुक्त है? बताओ। एक्सेल सीट के नाम के लिए सबसे उपयुक्त, आपके टॉपिक दे रखा है ना, एक्सेल एमएस वर्ड वगैरह सब कुछ है, तो ये क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आप अच्छे से याद कर लो। जो जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो ये रहा, न्यूनतम 1 वर्ण होगा, अधिकतम 31 वर्ण। एक्सेल सीट के नाम के लिए सबसे उपयुक्त क्या होंगे? न्यूनतम आप 1 वर्ण रख सकते हो, यानी कि मिनिमम क्या रख सकते हो? 1 कैरेक्टर, और मैक्सिमम रख सकते हो 31 कैरेक्टर। तो ये आप लोग याद रखना, हिंदी में पढ़ो तो न्यूनतम 1 वर्ण, अधिकतम पढ़ो तो 31 वर्ण। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, कौन सी बोली जो है चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, गंगानगर में बोली जाती है? हाँ, तो आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि चूरू, झुंझुनू, सीकर में कौन सी बोलते हैं, मैं पूछ रहा हूं चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में कौन सी बोली बोली जावे? बिल्कुल हाँ, तब भी वही होगा, क्या होगा? शेखावाटी होगा, कोई इनमें से तो और तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शेखावाटी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन है अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो आपको पता होगा ये मांड गायिका है, जिन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये गाना गा गा करके उन्होंने फेमस कर दिया है। अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता मांड गायन के लिए है। अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, चलो ये रहा, निम्नलिखित में से भाववाचक संख्या कौन सी है? भाववाचक संख्या कौन सी है? तो भाववाचक संख्या हो जाएगी गर्मी। क्या हो जाएगी? भाववाचक संख्या हो जाएगी गर्मी। कॉम्पेंसेंट्री का हिंदी में प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? देखो अंग्रेजी अपने को आए नहीं, इसलिए अंग्रेजी के क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर में नहीं रखे हैं, पहले ही बता देते हैं। अंग्रेजी के लिए कोई टीचर की व्यवस्था कर रहा हूं मैं, बहुत जल्दी आपके लिए अंग्रेजी के शिक्षक भी लेके आ रहे हैं हम। ठीक है ना, तो दोस्तों रीतिपूर्वक क्या हो जाएगा? क्षतिपूर्वक जो है
कंपलसेंट्री का मतलब हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे प्यारे से टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम है स्टडी IQ अकेडमी, इसी चैनल के नाम से है स्टडी IQ अकेडमी। ठीक है, टेलीग्राम है जिसमें 11,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है या आप सीधा सर्च भी कर सकते हो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी रात के 10 बजे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ऐसे मत सोचना कि सर खत्म हो गई क्या क्लास, नहीं। अभी आपको मैं टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताऊंगा अंत में कि टेस्ट सीरीज में क्या है, कैसे मैं आपको टेस्ट सीरीज देने वाला हूं, सारी जानकारी वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो थोड़ा वो भी जानकारी देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलो। परिदर्शन में निहित उपसर्ग है, परिदर्शन में निहित उपसर्ग है, जवाब हो जाएगा परि। परिदर्शन में निहित उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि। निम्नलिखित में से विलोम शब्द नहीं है, विलोम शब्द नहीं है वो बताओ। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, गुरु का लघु होता है, मुख्य का गौण होता है, परंतु ये वाला ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कालवाचक अवयव नहीं है, कालवाचक अवयव नहीं है परे, कालवाचक अवयव नहीं है परे। दोस्तों मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो क्या आप लोग क्लास कैसी लग रही है, थोड़ा बता दो यार, फिर मुझे भी पता चले कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा आपका देखो फीडबैक आएगा तभी हमको अच्छा लगता है। आप लाइक नहीं करते हो तो हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम क्लास बंद कर देंगे और तो फिर क्या ही करेंगे यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक घंटे क्लास ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, किसके लिए, आप लोगों के लिए, नहीं तो मुझे क्या मतलब है, मैं तो बंद करके आराम से सोऊंगा भाई साहब, मुझे क्या लगा है। संडे को भी मैं आपको पढ़ाऊं, मंडे को भी पढ़ाऊं, मतलब पूरे 7 के 7 दिन आपको पढ़ा रहा हूं यार, एक दिन भी सांस नहीं कर रहा हूं, कहीं घूमने नहीं जा रहा हूं, कहीं फिरने नहीं जा रहा हूं, मतलब चुपचाप 24 घंटे आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो आप थोड़ा सा आप लोगों को भी दया हुआ तो आती होगी कि सर का वीडियो कम से कम लाइक तो कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। टेस्ट सीरीज आप लो मत लो आपकी मर्जी है, मैं आपको परंतु ऐसा कंटेंट दूंगा टेस्ट सीरीज में, आज तक राजस्थान में किसी व्यक्ति ने, किसी टीचर ने, किसी भी संस्थान ने नहीं दिया होगा इतना कम पैसे में। तो और पैसे में कम क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों, मैं किसान का बेटा हूं, मैं समझता हूं कि किसान कहां से पैसे कमाते हैं, कि वो 200 रुपए 500 रुपए भी लेके आते हैं, तो कितनी मेहनत से उनको सारे दिन काम करना पड़ता है अपने खेत में सारे दिन। और एक मजदूर का बेटा है तो मैं समझता हूं कि 500 रुपए उसके पिताजी जाते हैं काम करने, शाम को 500 रुपए लेके आते हैं, उसमें से 100 रुपए किराया लग जाता है, फिर बच्चों के लिए खाना वाना लाते हैं, जिसमें लोगों तो कितना खर्च हो जाता है। मैं सबको समझ करके मैंने प्राइस इतनी कम रखी है जो आप सोच भी नहीं सकते, परंतु पहले 500 विद्यार्थियों को मैं 50% डिस्काउंट दूंगा। अब डिस्काउंट क्या रहने वाला है, मजा आ जाएगा आपको। बस 22 जनवरी का इंतजार करो, उस दिन लॉन्चिंग होगा अपना। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य क्या होगा, बताओ शुद्ध लिखित वाक्य क्या होगा, उसकी आंखों में दर्द। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य क्या होगा, उसकी आंखों में दर्द। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा, कौन सा जोड़ा कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया देगा, तो यह देगा AgNO3, विलयन और ताम्र कॉपर धातु का, यह क्या देगा, विस्थापन अभिक्रिया देगा। चलो अगला प्रश्न, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl को क्रमशः अनुपात में मिलाते हैं तो एक्वारेज यानी कि अम्लराज बनता है। अम्लराज काम क्या आता है पूछ लिया जाए तो जैसे कि दोस्तों जो सोना चांदी होते हैं ना गलते नहीं है, आपको पता है, इनका कुछ नहीं कर सकते हम, ये अभिक्रिया किसी से करते ही नहीं है, इसलिए इनके लिए क्या बनाते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मतलब अम्लराज। तो HNO3 सांद्र HNO3 और HCl किस अनुपात में मिलाते हैं, ये थोड़ा सा मुझे बता दो। हाँ, तो HNO3 और इसको मिलाते हैं 1:3 में, तो आंसर तो ये हो जाएगा। पर आप बोल रहे होंगे सर इनको तो क्या है हम भूल जाते हैं, 1:3 था कि 3:1 था, 2:3 था, 3:2 था। सर याद कैसे रखें, थोड़ा सा कोई ट्रिक हो तो बता दो। हाँ मेरे पास ट्रिक है, प्यारी सी क्यूट सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है बताता हूं। देखो जैसे लिखा हुआ है ना HNO3, तो ऐसे याद रखो, ये देखो मैं ऐसे याद ऐसे मैंने तो ऐसे कर रखी है, आप भी कर सकते हो। देखो आपके शिक्षक ने कर रखी है तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। HCl तो ऐसे कर रखा है, जैसे मैं क्या करता हूँ इस 3 को तो इधर भेज देता हूँ, भेज दिया मैंने, इधर 3 है तो 3 को इधर भेज दो। इधर क्या है, एक ही है ना, ज्यादा नहीं है ना, एक है, तो मैं 1 को इधर ले आया। याद हुआ कि नहीं हुआ,
हो गया ना। HNO3 इधर लिख रहा है तो फिर इधर ले आना। मैं तो बस देखा ऐसे याद कर रखा है, आप भी कर सकते हो और मुझे पता है याद भी हो गया होगा आप लोगों को। समझ में अगर आज के बाद मैं बता रहा हूं, जिंदगी में कोई गलत करके आ जाए ना, मान जाऊंगा, गलत कर ही नहीं सकते आप लोग। बस एग्जाम में ऐसे ऐसे कर लेना जैसे मैंने बताया कि जिधर 3 दिख रहा है उधर से 3 गायब कर दो, दूसरे के नीचे लगा दो, बस मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आएगा, आपके सिलेबस में दे रखा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बता देता हूं पहले, इसलिए याद कर लो इनको। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर दे रखा है, प्रकाश की एक किरण है समतल दर्पण के कितने डिग्री का, 15 डिग्री का आपतन कोण, आपतन कोण बना रही है 15 डिग्री का। तो आपतित की जाती है जैसा कि एक्स में, तो यहां पर एक्स का मान बताना है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है कि नहीं। तो कोण आई बराबर 15 है तो कोण आर बराबर भी 15 होगा। तो ये 15 हो गया और ये टोटल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। टोटल 90 का होता है तो 15 घटा दो इसमें से, रिफ्रैक्शन एंगल घटा दो, कितना बच गया, 90 में से 15 जाएंगे तो क्या 75 बचेंगे, क्या कितने बचेंगे, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। हाँ तो सर बिल्कुल 75 बच गए, तो अपना आंसर हो जाएगा 75। यदि आपसे ये वाला एंगल पूछते तो ये 15 हो जाता। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आप लोगों को ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं थोड़ा ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए इतना समय आप लोगों को दे रहा हूं। नहीं तो आपको पता है मॉडल पेपर में कोई भी टीचर जो है इतना समय नहीं देता, वह क्वेश्चन करवाता है और आगे निकल जाता है। परंतु मैं मेरे बच्चों को यह नहीं सिखा रहा हूं कि आपको केवल मॉडल पेपर में क्वेश्चन लगाना है। मैं चाहता हूं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में पता हो और जब आप पेपर में बैठो तो केवल आप आंसर टिक करो। अरे देखते ही आंसर टिक करो, ऑप्शन भी जो मैं पढ़ाऊंगा वैसा का वैसा ही मिलेगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूं इस चीज का। चलो अगला प्रश्न, विकास अध्ययन संस्थान कहां है, विकास अध्ययन संस्थान कहां है। तो विकास अध्ययन संस्थान है जयपुर में, विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में। नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख लेना इधर उधर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहली बार ही पूछा है, इससे पहले कभी क्वेश्चन आया नहीं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, ये तो सबको पता होगा और इसको याद रखने की ट्रिक तो मुझे याद है, बीकानेर। कैसे रखोगे, जैसे सर बीकानेर, सर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कोई जोधपुर रखें याद सर, बीकानेर रखें या जयपुर रखें, सर हमको तो समझ में ही नहीं आता, थोड़ा थोड़ा कुछ तो बता दो थोड़ा सा, जिससे हमको पता चल जाए, ताकि अगली बार से कभी ये क्वेश्चन आए तो हम गलती नहीं करें। और सर ये क्वेश्चन तो बार बार में आता है, मैंने सर CET में भी देखा था, उसमें भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, और ये वन रक्षक में भी आया था, सर सब में आता है, तो फिर इसको याद कैसे रखे। हाँ बिल्कुल सब में आया था, मुझे भी पता है, तो मैं इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूं। जैसे केंद्रीय शुष्क, ये तो बहुत सारी जगह मिल जाएगा, परंतु यहां देखो बागवानी, ब से बागवानी और ब से बीकानेर, ऐसे याद रख लो, हो जाएगा याद। 2 बार बोलो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, ब से बागवानी ब से बीकानेर, ब से बागवानी ब से बीकानेर, तो ऐसे याद रखोगे, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। चलो ऐसे याद करो। राष्ट्रीय पेंशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है, अब आपसे पूछ ले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये आपके हो जाएगी जोधपुर में। राष्ट्रीय पेंशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है, तो वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेंशन टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन राजस्थान, तो जोधपुर में है। चलो अगला प्रश्न है, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस उक्ति। समास आएगा नहीं, इसलिए मैं समास करवा नहीं रहा हूं, संधि आएगी पढ़ा रहा हूं। प्रश्न अगला, वर्णांधता के जीन पर स्थित है, जवाब हो जाएगा एक्स गुणसूत्र। वर्णांधता के जीन पर स्थित है एक्स गुणसूत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताओ। तो निरोग तो नहीं है, हाँ सन्यासी सही है, अतिवृष्टि भी गलत है, सात्विक सही है, कनिष्ठ सही है, ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हो जाएंगे, याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, कुआं खोदने का मुहावरा का सही अर्थ है, कुआं खोदने का मुहावरे का सही अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाने का यत्न करना। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पत्र लेखन के प्रकार नहीं है, किसका,
पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। एक तो संप्रेषण, ये पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, और एक आपका पल्लवन, ये पत्र लेखन का नहीं है, जबकि व्यक्तिगत भी है, व्यापारिक भी है, आधिकारिक भी है। तो ए और ए किसमें है? ए और ई इसमें, तो ये हो जाएगा। दोस्तों सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ। चलो आप बताओ आंसर फटाफट। बताओ, किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रम के समतुल्य को क्या कहते हैं? यानी कि किसी कार्य को हम क्या करते हैं, पूरा करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। प्रक्रम के समुच्चय जो होता है ना, उसको टास्क जो होती है, उसको क्या कहते हैं बताओ? बहुत बढ़िया, शानदार, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रम होता है ना, कि समुच्चय होता है ना, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। चलो अगला प्रश्न है 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर किसने लगाया था? आपको पता होगा, चौरी कर लगा दिया, फिर तलवार बधाई कर लगा दिया। भाई साहब, किसानों के ऊपर लगाए जा रहे थे, इनका जो मन करे, इनका जो कर रहे थे, फिर आंदोलन करना पड़ा। तो जवाब क्या हो जाएगा? तो राव कृष्ण सिंह ने क्या लगा दिया था? चौरी कर लगा दिया था। और पृथ्वी सिंह ने क्या लगाया था? तलवार बंधाई कर लगाया था। चौरी कर किसने लगाया? फिर से बोल रहा हूं, याद कर लेना, राव कृष्ण सिंह ने। चौरी कर किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने। तलवार बधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। याद रखना, जो बिजोलिया ठिकाना है ये किसने दिया था? तो राणा सांगा ने दिया था अशोक परमार को। तो यहां पर किसका राज था? परमार वंश का राज था। क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने इतना सारा डिटेल आपको बताई। और आपको बताया 44 वर्षों तक दोस्तों अहिंसात्मक जो है आंदोलन चला था किसानों का, 3 चरणों में। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। वैसे तो सवाई मान सिंह होना अच्छी है, परंतु मानते नहीं है। गुरुमुख निहाल सिंह याद रखना, इसलिए क्योंकि राज्यपाल आता है, तो ये याद रखना आप लोग। वो राज प्रमुख आए तब याद रख लेना सवाई मान सिंह, ठीक है ना। तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह सही जवाब हो जाएगा, प्रथम राज्यपाल राजस्थान के। वर्तमान में कौन है बताओ? वर्तमान में कौन है? महाराष्ट्र के हैं, कलराज मिश्र तो है नहीं। कौन है फिर बताओ फटाफट। मैंने करवाया था ना एक दिन टॉपिक वाइज जो क्लास ली थी, उसमें कहां ध्यान था आप लोगों का? हरिभाव कौन है बताओ फटाफट। महाराष्ट्र के हैं, बताना कमेंट करके किस किस को याद है। मैं आज ये देखना चाहता हूं कौन विद्यार्थी अंत तक क्लास देखता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? मैंने करवा दिया ये भी, टॉपिक वाइज एक क्लास ली थी ना, कि यहां से क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन करवाया था उस दिन, देखा होगा तो आपने याद रहा होगा। हाँ, तो खेतड़ी को बोलते हैं, राजेश खेतड़ी को। चलो अगला प्रश्न, स्पाइरुलिना अच्छा स्रोत किसका है? स्पाइरुलिना किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। स्पाइरुलिना से क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, छोड़ो। हाँ, इसको पढ़ लो। क्वेश्चन है, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है? बताओ, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता पिवट टेबल है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। क्वेश्चन आएगा, एक्सेल दे रखा है टॉपिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है 2 प्रकार की। इनपुट मतलब कुछ अंदर दे रहे हैं, आउटपुट मतलब बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। बताओ फटाफट। हाँ, तो इनपुट हो जाएगी यहां पर इनपुट डिवाइस माउस, जबकि स्पीकर, प्रिंटर और वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सब क्या है? आउटपुट है। जबकि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलो अगला प्रश्न, जॉयस्टिक वगैरह ये सब इनपुट डिवाइस है। एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपकी कार्य पुस्तिका की पिछली सीट पर ले जाएगा? यानी कि आप एक्सेल पे कोई कमांड दे रहे हो, जिससे क्या होता है? पिछली सीट पे लेके चला जाएगा, पिछली कार्य पुस्तिका की जो पिछली सीट होगी उस पर चला जाएंगे अपने। तो उसके लिए क्या दबाएं अपने? तो उसके लिए दबाना होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान स्टेट अलाइंड
एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन निम्न से किस एक्ट के तहत किया गया? जवाब हो जाएगा नेशनल अलाइंड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन कमीशन एक्ट 2021 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है, बताओ। प्रत्यय आई। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। अनेकार शब्द कनक, अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है। कनक का अर्थ नहीं है। कंचन भी है, सोना भी है, दतुरा भी है, परंतु प्लास नहीं है। अनेकार्थी शब्द कनक का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है, प्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा कांतार। कौन सा तार? कांतार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध है? दोस्तों यहां से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। मेजा बांध कौन सी नदी पे है? तो बताओ, मेज नदी पे तो है नहीं। गलती से कोई कोई बच्चा जो है मेज नदी मत कर देना। मेज नदी तो हमारे गांव में मिलती है, तो वहां तो चले मत जाना, वहां तो है नहीं इसका आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन में है नहीं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर मेज नदी हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, क्या होगा? तो सर मेजा बांध कौन सी नदी पे है? मेजा बांध है कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पे है। और सर कोठारी नदी कहां पर है? फिर आपका तो सवाल पे सवाल रहेगा, क्वेश्चन आएगा और ऐसा भी। कोठारी नदी जो है, मेजा बांध जो है, वो भीलवाड़ा में है। कौन सा वाड़ा में है? भीलवाड़ा में है। तो याद रख लेना इतनी सी बात भी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हाँ, भीलवाड़ा शाहपुरा से एक और क्वेश्चन आता है कि रामचरण संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना, राम स्नेह संप्रदाय की, जो राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा में है। याद करना ये भी। चलो अगला प्रश्न ये रहा, मरुस्थल मृदा के बारे में क्या है? असत्य कथन, गलत कथन बतानो है। चलो बताओ फटाफट। मरुस्थल मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित होती है, जी सही है। उसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। बेर, सहजन तथा करोंदा मरुस्थल मृदा में सुधार में उत्तम माने जाते हैं, ये भी सही है। मरुस्थल मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अरे भाई साहब, पूर्वी राजस्थान में जोरी से आप मरुस्थल लेके आ रहे हो, इधर नहीं पाई जाती, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती। पूर्वी की जगह पश्चिम होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी में है, सिरोही में है, चूरू में है, जयपुर में है, कटा है, बताओ। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कृष्ण मर्ग यानी कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपको काले हिरण देखने का मन करता है तो आपको जाना होगा चूरू में। कहां जाओगे? चूरू में जाओगे। चूरू में मिलेगी काले हिरण ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य में, ठीक है। चलो अगला, आज का अंतिम क्वेश्चन, और आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत कुछ जानकारी बताने वाला हूं, तो थोड़ा वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? इंदिरा गांधी नहर कहां पे है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में है। परंतु आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपको जो जो कंफ्यूजन हो सकता है वो रोजाना करवाता हूं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां है पूछे तो पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है। परंतु आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंदिरा गांधी जो लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है, ये कहां पर अवस्थित है? और क्वेश्चन आ जाए गंगानगर, बाड़मेर, कोटा, सवाई माधोपुर, क्या लगाओगे? मुझे पता है बच्चे लगाएंगे सर बाड़मेर है, मजा आ गया सर, एक नंबर पक्का हो गया। अरे भाई साहब घर पे आके देखोगे सर गलती हो गई, फिर वहां लिखना है आपको सवाई माधोपुर, ठीक है ना। तो ऐसे गलती नहीं करनी है, जो जो बता रहा हूं याद कर लेना। क्वेश्चन आता है, यहां से टपकता है क्वेश्चन, और फिर बाद में घर पे आके माथा पकड़ते हो कि सर हमने तो बस आज तो तीर मार दिया सर, 120 में से 110 करके आ गए, मजा आ गया, सिलेक्शन हो गया, मिठाई उठाई बांट गई, फिर आंसर क्या है? फिर पता चला अरे यार सर आज तो 70 ही नंबर आया। तो क्या है, हमको पता था कि गलती से हो गया, मजा आ गया, पर बाद में फिर सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं करना है दोस्तों। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूं, मैं दुनिया के एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूं। आप लोगों को ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आप उनका नोट्स बनाओ। अब दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ की कर लेते हैं पहले तो बात, फिर करेंगे टेस्ट की बात। देखो आपको फ्री वाली चीजों की बात करते हैं पहले तो हम। तो फ्री में आपको अभी पीडीएफ कहां मिलेगी?
इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां मिल जाएगी। और 1-2 दिन में जैसे टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी ना, तो फिर टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी तो उस दिन से फिर क्या करेंगे ना कि पीडीएफ वगैरह का जुगाड़ भी हम कहाँ करेंगे, उसी एप्लीकेशन में कर देंगे, फ्री में, पैसा नहीं लेंगे। ऐसे सोच रहे हो सर पैसा लोगे आप तो हर चीजों के, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल पैसे वैसे नहीं लेंगे, ठीक है ना। फ्री में वहां पीडीएफ मिल जाएगी, रोजाना टेस्ट मिलेगा, रोजाना अपन को वहां एक 10 क्वेश्चन रोजाना के टेस्ट में मिलेंगे, वो भी फ्री में। अरे भाई साहब एक चवन्नी नहीं लूंगा आपसे, वो भी फ्री में मिलेगा। इतना सारा काम फ्री में कर रहा हूं। आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी वहां पीडीएफ चाहिए तो वहां वो फ्री में दे दूंगा मैं, पुराने पेपर चाहिए तो वो भी फ्री में वहां पर मिल जाएंगे, इतनी सारी चीजें वहां पर फ्री में दे दूंगा। बस एक चीज के पैसा लूंगा यार, देखो मेहनत तो बहुत सारी लगती है और मैं चाहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं आपको देने वाला हूं 100 से भी ज्यादा टेस्ट। सर 100 टेस्ट दे रहे हो, पैसे कितने लोगे वो बता दूंगा मैं 22 तारीख को, बस इंतजार करो 22 तारीख का। चलो बता ही देता हूं आपको, रुक जाओ अभी। देखो 100+ टेस्ट होने वाले हैं, उसमें से अपने शुरू में करेंगे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे कि जीके में मान लेते हैं अपन, जीके में कितने टॉपिक मान लेते हैं, जैसे 40 टॉपिक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। देखो जैसे जीके में 40 टॉपिक है तो 40 टेस्ट तो जीके के हो गए। जैसे हिंदी में 10 टॉपिक मान लेते हैं तो 10 टॉपिक इसके, अंग्रेजी में 10 टॉपिक हो गए इसके हो गए, कंप्यूटर में 10 टॉपिक हो गए उसके हो गए, मैथ में 10 टॉपिक हो गए, 10 टेस्ट टॉपिक इसके हो गए, फिर ये हो गए। फिर मैं क्या करूंगा इनका, फिर जैसे टॉपिक वाइज हो गए मैं जीके के इनके, तो फिर मिक्स क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, मिक्स 2-4 टेस्ट मिक्स के भी रखूंगा, हिंदी के भी 2-4 मिक्स के रखूंगा, मैथ के भी मिक्स के रखूंगा। ये सब रख लिया, ये सब कुछ हो गया। फिर फुल लेंथ टेस्ट लाऊंगा, जैसे एग्जाम पैटर्न होता है, जैसे हूबहू पेपर एग्जाम में आता है उस प्रकार फुल लेंथ, यानी कि पूरा का पूरा फिर पेपर होगा, बाद में होगा पर वो सबसे सब कुछ कर लोगे आप लोग, इनको रट्टा मार लोगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, इनका रट लेना है, याद नहीं होता तो रट्टा मारना है। और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में इतना शानदार कंटेंट बताओ क्या दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन होगा, फिर आपने टेस्ट लगा लिया, खत्म हो गया टेस्ट, रिजल्ट आ गया, रैंक बता दिया आपकी कि पूरे राजस्थान में आपकी कौन सी रैंक है, सब कुछ हो गया। फिर आपको नीचे जानकारी मिलेगी कि आपने जो लगाया क्वेश्चन, यदि कोई गलत क्वेश्चन कर दिया, आपने सही कर दिया, आप उसका डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि सर जैसे मान लो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल जैसे 3,42,239 है, तो फिर आपको किलोमीटर में मिलेगा, मील में भी मिलेगा, मतलब उसका पूरा डिटेल में मिलेगा। तो इतना तरीके से दे रहा हूं भाई साहब, और पैसे कितना ले रहा हूं, मात्र 500 रुपए की टेस्ट सीरीज है अपनी। कितने रुपए की, 500 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 22 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी। परंतु एक ऑफर है, शुरुआत में एक ऑफर दे रहा हूं मैं 500 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए, 500 छात्रों के लिए एक ऑफर दे रहा हूं। उसमें जो 500 पहले छात्र होंगे उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा सीधा सीधा। तो 500 का 50% डिस्काउंट मतलब 250 रुपए में टेस्ट सीरीज मिलेगी 500 विद्यार्थियों को, 500 से ज्यादा को नहीं मिलेगी। कौन कौन लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता है, वो आपकी मर्जी है। आप लेना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको जो है कल या तो आज शाम को या कल जो है एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी भी है मोबाइल नंबर, परंतु इसको चेंज कर रहा हूं मैं, एक ऑफिस का मोबाइल नंबर अलग से रखूंगा ताकि आपको कभी भी दिक्कत आए कॉल करने में, मैसेज करने में, व्हाट्सएप करने में, तो मुझे आप मैसेज कर सको। तो आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक मोबाइल नंबर जो आपको कल या आज शाम को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप बता दो मुझे टेस्ट सीरीज वाला सिस्टम कैसे लगा। मैं रोजाना के टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, 10 क्वेश्चन तो उसमें उस टेस्ट में, और ये जो क्लासें मिल रही है ये फ्री में मिलेगी रोजाना। पीडीएफ है वो भी आपको एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाएगी। इतना सारा कंटेंट फ्री में दे दूंगा। आज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। अब एक बात बता दो आप, तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे, और ये जो जानकारी मैं लास्ट में दी है टेस्ट सीरीज के बारे में, ये कैसी लगी आपको, टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। जो मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसा ऐसा टेस्ट होने वाला है, और फिर भी कोई डाउट रहेगी ना आपको, तो मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, रोजाना वीडियो देखो, उस वीडियो के लास्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। इस वीडियो के भी लास्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। यदि आप कल परसों देख रहे हो ना इस वीडियो को, 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। और अपने जो चैनल है उसके अबाउट में भी आपको मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सब जगह मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा मेरे, तो कभी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप में आप सेव कर लेना, मुझे हाई वगैरह का मैसेज भेज देना, तो फिर मिल जाएगी आपको वहां से। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आप लोगों से कल शाम को 7 बजे इसी समय। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।